नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में डेमोग्राफी को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य की डेमोग्राफी किसी भी सूरत में नहीं बदलने देगी। राज्य में अब समान नागरिकता संहिता कानून भी लागू हो चुका है। इस कानून के तहत लिव इन रिलेशन के लिए पंजीकरण भी अनिवार्य है। बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। राज्य में चुनाव का समय हो या विकास के कार्यों की गति देने का काम। सीएम धामी के निर्णय विपक्षी दलों के लिए हमेशा ही राजनीति का विषय रहे हैं। राज्य में 2022 के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो फैसले लिए, कठोर कानून बनाने को लेकर जो कदम उठाए हैं, उससे विपक्षी दल हमेशा ही सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते रहे। लेकिन यह फैसला उत्तराखंड राज्य के लिए असरदार साबित हुए हैं और जनता भी खुश नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले राज्य में सख्त धर्मांतरण कानून लागू किया और फिर बदलती डेमोग्राफी को सही करने के लिए सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाए। फिर पुलिस का वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू किया। उसके बाद ऑपरेशन काल ने भी अभियान चलाया और अब धर्मांतरण कानून को और भी ज्यादा सख्त करने का प्लान है। इसके साथ ही राज्य में समान नागरिक संहिता कानून भी लागू हो चुका है और इससे भी महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित करने का काम किया जा रहा है। एक बार सुना देते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया। इस तरीके से बार बार बाबा वेश धारण करके हमारे बच्चों को गुमराह करने का काम करते हैं और अभी हाल ही में जो एक मामला आया झांगुर बाबा का, जिसने हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चों का धर्मांतरण करने का काम किया, खासकर हमारी लड़कियों के साथ इस तरह का व्यवहार करने का काम किया। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए सरकार ने कालनेमी जैसी उन योजनाओं को चलाने का काम किया। कालनेमी जैसे उस कानून को लाने का काम किया जिसमें बाबा का रूप धारण करके या भगवा रूप धारण करके लोग गुमराह करते हैं और हमारी बच्चियों को गलत तरीके से राह पर ले जाने का काम करते हैं। और कुछ तत्व इस तरह के जो लोग हैं जो धर्मांतरण चेंज करने के लिए अपना नाम भी गलत तरीके से हमारी हिंदू बेटियों के सामने रखने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, ऐसे लोगों को सही राह पर लाने के लिए, जो लोग वर्षों तक अभी तक हमारे देश के अंदर धर्मांतरण के नाम पर लोगों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ में ठगी करने का काम कर रहे थे और उनको गुमराह करने का काम कर रहे थे, इस पर जाकर के कहीं ना कहीं अब ये रोक लगेगी और धर्मांतरण हमारा सख्त कानून है। इस धर्मांतरण के जरिए हमारी कम से कम हिंदुओं की नहीं बल्कि तमाम सभी बच्चों की सुरक्षा होगी। और बहरूप ये वो लोग जो गलत तरीके से अपना रूप धारण करके हमारी बच्चों को गुमराह करने का काम करते हैं, हमारी बच्चियों को ले जा करके उनका धर्मांतरण चेंज करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को कानूनी प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ेगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून जिस तरीके से बना है, झांगुर जैसे बाबा जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए सरकार अपनी पहल कर रही है, तो बहुत अच्छी पहल है। और धर्मांतरण का सख्त कानून बने, इससे और बेहतर कानून बनाने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी संकल्पबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। लगे ना फिटकरी रंग आवे चोखा। जब इस काम से रंग चोखा आ रहा है तो बाकी बेरोजगारों को रोजगार देने की चिंता क्यों करनी है? हॉस्पिटलों की बेहतरी की चिंता क्यों करनी है? स्कूलों को ठीक करने की चिंता क्यों करनी है? ये जो डेमोग्राफी चेंज का मंत्र मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो मैं आज मुख्यमंत्री जी को इस कटघरे में खड़ा करता हूं कि उन्होंने धर्मांतरण विरोधी कानून जो बनाया था और उसमें बड़ी वाहवाही लूटी कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, अब कोई धर्मांतरण नहीं होगा। उसके बाद भी ये खबरें आ रही हैं, मैंने सुना कि धर्मांतरण के बारे में अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम और कड़े कानून बनाएंगे। तो आज तक एसआईटी बनाएंगे और कड़े कानून बनाएंगे, तो क्या इसका मतलब कि पहले का कानून उन्होंने जानबूझकर ढीला बनाया? इस रूप में मैं उन कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ। 10 साल से उनकी सरकार केंद्र में है, 8.5 साल से उनकी सरकार प्रदेश में है और डेमोग्राफी चेंज हो रही है। 8.5 साल पहले की डेमोग्राफी और आज की डेमोग्राफी में अगर फर्क है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री दोषी हैं। ये सरकार दोषी है, केंद्र की सरकार दोषी है और इस दोषी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। तो उत्तराखंड में डेमोग्राफी को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। सीएम धामी के जो फैसले थे उनको लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े करता रहा है। पहले राज्य में सख्त धर्मांतरण कानून लागू किया गया, उसके बाद सरकारी जमीनों से अवैध कब्जों को हटाया गया। तो वहीं उत्तराखंड में ऑपरेशन काल में भी अभियान चलाया गया, जिससे जो साधु के वेश में
बाबा बने बैठे थे उन पर शिकंजा कसा गया। विपक्ष लगातार सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हनी पाठक जी हैं, तो वहीं कांग्रेस से हमारे साथ पंकज छेत्री जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हनी पाठक जी, जिस तरीके से अब उत्तराखंड की डेमोग्राफी को लेकर सियासत तेज हो चुकी है और कई ऐसी बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं, जैसे धर्मांतरण कानून है उसको और भी ज्यादा सख्त किया जाएगा। अब आरोप लग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि अगर आपको लगता है कि डेमोग्राफी कहीं ना कहीं चेंज हो रही है तो 8.5 साल पहले क्या थी अब क्या है, ये तो आपकी सरकार में हुआ। हनी पाठक जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। आपने शायद म्यूट किया हुआ है, एक बार आप देख लीजिए, फोन चेक कर लीजिए अपना। चलिए हनी पाठक जी से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पंकज जी भी हैं, उनसे जान लेते हैं। पंकज जी, जिस तरीके से अब डेमोग्राफी को लेकर सियासत तेज है, क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार ने आकर ये बदलाव कर दिया है या फिर पहले सब कुछ ठीक था? क्योंकि कई तरीके के जो कानून बीजेपी की सरकार में बने हैं, अब उससे सीएम धामी खुद बोल रहे हैं कि जो सख्त फैसले लिए हैं वो इसी वजह से कि डेमोग्राफी में किसी तरह का कोई बदलाव ना हो। पंकज जी, देखिए, ये बीजेपी का हर महीने जातिगत चीजों को लेकर, धर्म को लेकर ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कहीं न कहीं सांप्रदायिकतावाद का सहारा लेते हैं। डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो किन कारणों से हो रही है, पहले उस पर भी जाना चाहिए। क्या ये रोजगार पहाड़ों में दे पा रहे हैं? शिक्षा की जो बात हो रही है, स्कूलों में ताले लग रहे हैं। आप देखिए रोजगार की स्थिति क्या है, महंगाई क्या है। जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये हर महीने नया सिगुफा ले आते हैं, और जिस कारण मैं कहना चाहता हूं कि जनता को ये भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और जनता पर अब इनको समझ चुकी है, जान चुकी है कि ये असल मुद्दे जो हैं। आप देखिए, देहरादून से ही अभी एक वीडियो 15 किलोमीटर दूर पर एक गांव है, वहां पर पुल नहीं था तो कैसी एक बहन अपने बच्चों के साथ, तीन छोटे बच्चों के साथ वो नदी पार कर रही थी उपंती जेसीबी की सहायता से। तो जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की एक कोशिश है, साजिश है, और जो कि जनता अब समझ गई है। तो अब ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो ये इसके किन कारणों से हो रही है, कारणों पे भी जाएं। क्यों पलायन हो रहा है तो कारणों से जाएं। अभी किसकी सरकार थी और पहले आपकी, इससे पहले किसकी सरकार थी? 8.5 सालों में आपने क्या किया? 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार है। मैं एक बात छोटा सा आपको एक उदाहरण दूंगा, आप समझ जाएंगे। 2022 में जब चुनाव हुए, तो अमित शाह जी देश के गृह मंत्री रायपुर में आते हैं। रायपुर में एक जगह पड़ती है केसरवाला, घंटाघर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर। तो केसरवाला में एक 500 मीटर का पैच है जो जहां पर आर्मी एरिया आ रहा है। उस गांव ने पूरा बहिष्कार कर दिया था चुनाव का। उस समय अमित शाह जी ने खुले मंच पे घोषणा करी कि हमारी सरकार बनाओ, एमपी अपना जिता के भेजो, 1 महीने के अंदर तुम्हें सड़क मिल जाएगी। आज की स्थिति देखिए, अभी वहां नगर निकाय के चुनाव हुए, फिर उन्होंने बहिष्कार करा। किसी प्रकार से तहसीलदार, एसडीएम, डीएम ने, चुनाव आयोग ने जाके 5-7 आदमी कहीं से खोज के लाके वहां पर वोट डाले हैं अगल बगल के गांवों से। तो आप समझिए कि स्थिति मौके पे क्या है, जमीन की स्थिति क्या है। और ये डेमोग्राफी, कालनेमी, भूख जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, यूसीसी, आप सब कुछ करिए जो हम ये कह रहे हैं। आपको जो करना है वो करिए, जो आपका एजेंडा है वो करिए, परंतु जनता को कम से कम आप देखिए स्थिति क्या है।
1400 प्लस स्कूलों पे आप ताले लगाने जा रहे हैं। आईटीआई आपकी बंद होने को जा रही है। सारी आईटीआई की स्थिति इतनी खराब है कि आप वहां जानबूझकर डिग्री कॉलेजेस में आप भर्ती तक क्यों नहीं करवा रहे हैं टीचर्स की। आप उसका हाल देखिए अस्पतालों का। सारे पीपीपी मोड पे थे अस्पताल, सारे पीपीपी मोड पे बंद होने को हैं। आपके जो अटल आदर्श ग्राम योजना में सांसदों ने गांव गोद ले रखे थे, वो गांव की स्थिति क्या है, वो गांव कहाँ चले गए, स्मार्ट सिटी कहाँ चली गई। मतलब मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटकाना है तो आप डेमोग्राफी चेंज कर लो। ठीक है हनी पाठक जी। जी पुष्पेंद्र जी, क्योंकि शुरू में जो सवाल किया था, अब डेमोग्राफी को लेकर जिस तरीके से सियासत चल रही है और कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अभी जैसा पंकज जी ने कहा कि सरकार कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि जो मूलभूत मुद्दे हैं जनता उनसे भटक जाए। देखिए ऐसा है, मैं एक बात कहना चाहूंगी इनको, ये सीधे सीधे आके क्यों नहीं कहते हैं कि हम उत्तराखंड के हितैषी नहीं हैं, हम उत्तराखंड के बारे में अच्छा सोचना नहीं जानते हैं, हम उत्तराखंड के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं हैं। ये सीधे सीधे आकर ये बात क्यों नहीं कहते हैं? ये घुमा फिरा के इस तरीके के ड्रामे करके क्यों कहते हैं? और दूसरी चीज ये कह रहे हैं अब जनता समझ चुकी है, अब जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी, अब जनता तुम्हारे कहने पे नहीं आएगी। तो इनसे ये पूछिए कि कौन सी जनता नहीं आ रही है हम लोगों की बातों में? अगर हमने बहकावा किया है, अगर हमने कुछ सुना नहीं है जनता का, तो मुझे ये बताइए जनता बार बार हमें क्यों चुन रही है? उसके पीछे कोई तो रीजन होगा ना कि जनता हमें चुन रही है, जनता हमें सुन रही है, जनता हमें बार बार जिता रही है। तो क्यों जनता उसको ये कह रही है कि जनता अब हमें समझ चुकी है? इनको जनता ने अगर समझा होता, जाना होता, तो जनता ने एक बार तो इनको मौका दिया होता। और डेमोग्राफी चेंज की जो ये बात कर रहे हैं, और कितनी डेमोग्राफी ये चेंज करना चाहते हैं? आप मुझे एक बात बताइए, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जो अभी वहां पे शिलान्यास कार्य हुआ था, उसमें कितने करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात करी गई थी? ये बताइए। अगर ये घर से बाहर निकलते हैं इसी रूम से, मैंने तो उनको चैनल की डिबेट में ही फर्स्ट टाइम देखा है, तो इनको क्या नॉलेज है क्या नहीं है ये तो मुझे आज पता लगा, क्योंकि चेहरा ही मेरे लिए नया है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ इनसे कि पलायन को रोकने की दिशा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो समिट कराई थी, और उसके तहत 3 इंडस्ट्रीज अभी यहाँ उत्तराखंड में पास हो गई है, और अभी उसमें से एक इंडस्ट्री का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ है। तो इन सब चीजों को ये क्यों नहीं देखते हैं? और देखिए छेत्री जी, अगर कांग्रेस के हैं तो उनको ये पता होना चाहिए, अगर उत्तराखंड में रहते हैं तो उत्तराखंड से लगा देते। उनको ये तो पता होना चाहिए ना कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनके उम्मीद क्या करी जा सकती है? ये तो सबसे बड़े कालनेमी के रूप में जाने जाते हैं कांग्रेसी। ये वो है कांग्रेसी जो पल पल रंग बदलते हैं। एक कहावत है इनके लिए, और के लिए बिल्कुल वही। हनी पाठक जी अभी कांग्रेस के अभी कांग्रेस की तरफ से नहीं, कांग्रेस की तरफ से ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि अभी जिस तरीके से, तो ये अपने आप में सबसे बड़े कालनेमी है। ठीक है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है कालनेमियों की आड़ में, जो बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है, इन सब चीजों को ये इसलिए देख पाते हैं क्योंकि ये किस समुदाय को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। आज सदन में दिख गया। मतलब आप ये मानते हैं कि अत्याचार तो हो रहे हैं? एकदम पूरी तरीके से नहीं हनी पाठक जी, आप ये तो मानते हैं कि महिला और बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है? तभी आप इस समय हंस डिबेट करो। ये आपकी बेशर्मी के अलावा और कुछ नहीं दिखा। अच्छा ठीक है, सवाल सुन लीजिए। अब सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है, अभी जिस तरीके से हनी पाठक जी सुन लीजिए। मिशन मारीच, वो मारीच कौन है जो सोने का हिरण बनकर आ रहा है और जनता को गुमराह कर रहा है? वो तो सबसे बड़े कानूनी मैंने बताया। अच्छा ठीक है। हनी पाठक जी अभी कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि धामी सरकार ने सख्त धर्मांतरण कानून बनाया। सुन लीजिए। सारे के सारे क्या है, सुनिए क्या? नहीं हनी पाठक जी आप सुनते नहीं है, समस्या ये है आपकी। बन के यहाँ पर बैठ के हंसता है,
तो ये इस तरीके के ये अपने संस्कार दिखा रहे हैं। इनकी माता ने इनको यही संस्कार दिया है कि कोई महिला अगर अपनी बात रखे तो तुम उस समय हंसना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है। अब उनका हर तरह से अपना अपना विचार है किस तरीके से जवाब दे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर सीएम धामी ने धर्मांतरण कानून बनाया था, दोबारा उसे सख्त करने का प्लान है, तो पहले से उसे सख्त क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बनाया जिस तरीके के बदतमीज खत्म हो जाता। हनी पाठक जी देखिए, सुन लीजिए, पहली बात तो ये क्लियर बनती है। इनको ये डिबेट में बैठना है तो कायदे से बैठे, हाथ के ठराके लगा के डिबेट में ना बैठा। नहीं, क्या कह दिया उन्होंने? लगातार ठराके लगा रहे हैं। बताइए, अगर मैं इनको मजाक उड़ाने तो लगू तो 2 मिनट में पानी कर दूं, लेकिन मेरे नहीं, हनी पाठक जी बात सुन लीजिए। अगर उनको किसी बात पर हंसी आ रही है वो अपना जवाब दे देंगे, आप बता देना क्या है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? अब सामने वाले इंसान को तो नहीं बदल सकते, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, एक दूसरे पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, ठीक है? अब देखिए, मुझे हंसी नहीं आ रही थी, मुझे तो इनके शुरू से हर बात पर हंसी आ रही थी, नाथूराम, लेकिन मैं हंस नहीं रही थी। गोडसे के जो समर्थक हैं, अब उन्हें गांधीवादी तरीके से जनता के हंसने पर भी आपत्ति है। नहीं ठीक है, आप इधर उधर की बात मत कीजिए, मैं बोल रहा हूँ। अब मेरा बहुत साधारण तरीके से कहना ये है कि इतनी ही चिंता थी तो बताएं भी। हनी पाठक जी जो उत्तराखंड, नहीं हनी पाठक जी देखिए, अगर दोनों बोलेंगे एक साथ मेरी समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है? फिर बाद में आप भी मुझ पर आरोप लगा दोगे कि मैंने आवाज डाउन करवा दी, जानकारी लेकर ठीक है? पता आप न्याय में बैठे हैं तो तथ्यों के साथ बैठा करिए, ठीक, एक एक करके बोलिए, ठीक है? तो पलायन रोकने की जो आप बात कर रहे थे ना, पंकज जी, इस तरीके से रोकने पे कार्य करेगी हमारी सरकार। उद्योग हो, आवास हो, पर्यटन हो, उच्च शिक्षा हो, अन्य कुल जितने भी हो, सबको ग्राउंडिंग को लेकर आई है। 3,292 करोड़ रुपए को ग्राउंडिंग दी है, तो ये ऐसे ही नहीं दी है। कुछ रोजगार आपने बोला 1 लाख करोड़ के पलायन को रोकने के लिए, डेमोक्रेसी खराब ना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये किया ने 1 लाख करोड़ के MOU धरातल पर उतारे हैं। तो मेरा एक सीधा सा सवाल है आदरणीय परम सम्मानित प्रवक्ता जी से बीजेपी की, कि मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इससे कितने उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिला? मोटा रोजगार मिल जाता है क्या? नहीं, रोजगार तो तभी मिलेगा ना जब धरातल पर चीजें उतर जाएंगी। अभी तो MOU साइन हुए हैं। विधानसभा के सत्र में तो बताएंगे, आंदोलनकारी का आरक्षण, जैसे 2014 में आपने लक्ष्य बताया था 2 करोड़ रोजगार देने का, नहीं है, ग्राउंडिंग हुई है, इससे कार्य होगा, इंडस्ट्री खड़ी हो गया, निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के युवा जमीन पर नौकरी करेंगे। तो और इसमें हनी पाठक जी, इसमें सीधा सा ये, इसमें समय तो लगेगा इसमें, क्योंकि एक साथ तो है नहीं कि सभी को रोजगार दे दिया जाए, जो पलायन है उसको रोक दिया जाए। और दूसरा ये है कि कांग्रेस अगर इस मुद्दे पर बात करती है तो कांग्रेस कहती है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी ने एक बार भी ना पूरे उत्तराखंड में कहीं पर भी इंडस्ट्री की स्थापना नहीं की। वो विकास पुरुष के नाम पर ND तिवारी जी को आगे कर देते हैं। बिल्कुल, मैं ये बोलने वाला था, जितने भी IT पार्क हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जितने भी SEZ जोन बनाए गए हैं, वो सारे कांग्रेस के कार्यकाल के समय के हैं। केवल अभी बदला है तो होर्डिंग में मुख्यमंत्री जी की फोटो लग जाती है और प्रधानमंत्री जी के फोटो के साथ, वो जैसे सारे पेट्रोल पंपों में और गैस एजेंसी के सामने लगी होती है। पहले तो किसकी लगती थी जब आपकी सरकार थी? निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने तो किया है, तो बता रहा हूँ मैं। निश्चित तौर पे तो जो हमारी सरकार थी उन्होंने ही काम किया है। अभी एक इंडस्ट्रियल एरिया नया जो डेवलप किया हो वो बीजेपी बताए, एक SEZ जोन बनाया हो वो बताए, एक कहीं नया IT पार्क बना हो वो बताए, एक कहीं इंडस्ट्री छोड़िए छोटी फैक्ट्री लगी हो वो बताएं। आप मतलब कैसी भ्रामक बातें कर रहे हैं अभी। और जहां तक आप चुनाव की बातें कर रहे थे,
तो अब जब जनता इनकी सच्चाई को जान गई है कि जमीनी स्तर पर ये क्या है और चुनाव कैसे जीत रहे हैं, तो इन्होंने चुनाव आयोग पे दबाव बना के 6 तारीख को एक सर्कुलर जारी कराया अभी पंचायतों के चुनाव में कि जिनके भी 2 जगह वोट हैं वो चुनाव दे सकते हैं। इसमें चुनाव आयोग को कोई आपत्ति नहीं है। सभी जिलाधिकारियों को चुनाव आयोग ने वो सर्कुलर जारी करा, जिस पर कि 11 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। और अब देखिए बीजेपी की कार्य कथनी में और करनी में कितना फर्क है और कैसे चुनाव जीत रही है। आने वाले टाइम पर ये इलेक्शन पेटिशन की बाढ़ आने वाली है न्यायालय में। अच्छा ठीक है। और पंकज जी अभी आपने जिम्मेदार बीजेपी होगी और इस मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये डेमोग्राफी चेंज, थूक जिहाद, सब जिहाद, लैंड जिहाद, कभी किसी का नाम लिखो, कभी करो, सारे कानून में प्रावधान है। ठीक है। अच्छा पंकज जी अभी आपने एक बात कही कि जो बीजेपी कर रही है, ठीक है, वो जनता समझ चुकी है, जनता की समझ में आ गया, ठीक है। अब आपने पता नहीं जनता के बीच में जाके सर्वे किया है या आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं, इस हिसाब से तो आने वाले चुनावों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा फिर। अभी इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी को जैसे ये पता चला है कि हमने पिछले केंद्र में या 10 साल पूरे हो गए, हमने क्या किया, हमने केवल जुमलों पे सरकार चलाई है, वैसे ही पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा देखिए स्थिति खराब है, रोजगार की सबसे ज्यादा, क्राइम की स्थिति सबसे ज्यादा, महिला अपराध में नंबर 1 है। उसको लेकर बीजेपी ने अब निर्वाचन आयोग को अपना मोहरा बना लिया है और एन केन प्रकारेण चुनाव जीतने का बहुमत चोरी करने के दिशा में बीजेपी बढ़ रही है। जो इन्होंने हरियाणा के चुनावों में किया, जो इन्होंने महाराष्ट्र के चुनावों में किया, जो इन्होंने अभी यहाँ किया, नहीं पंकज जी देखिए, पंकज जी पहली बात तो ये कि हमेशा किसी दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। हरियाणा की स्थिति क्या थी आपको शायद पता नहीं है। वहां पर शुरू में यही लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन आपसी कलह की वजह से वहां पर सरकार नहीं बन पाई। तो थोड़ा सा खुद की तरफ भी देखना चाहिए। ये तो आपका ओपिनियन है। चलिए ठीक है, हनी पाठक जी। देखिए पूरी इनकी बातों के दौरान मुझे इतनी हंसी आ रही थी, लेकिन सरकारों के अनुसार मैं हंस नहीं रही थी क्योंकि मैं नेशनल चैनल पर बैठी हूँ और काफी प्रसिद्ध चैनल पर बैठी हूँ। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी, ये कह रहे हैं, देखिए पुराना कई जगह मीम्स चलती दिखाई देती होगी आपको पुष्पेंद्र जी के राहुल गांधी जी, पप्पू, कांग्रेस के युवराज, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के कान में ये कहते दिखाई देते हैं ईवीएम का रोना कब से रोना शुरू करना है। तो अब सुनिए, मैं शुरू से इनकी सब बातें, क्योंकि डिबेट के विषय से तो आज से बात करने लगे थे, जहां पर ये सनातन की बात आती है वहां पर भाग लेते हैं। अब मैं इनको जवाब देती हूँ। इन्होंने कहा मेयर के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में बैलेट पेपर का यूज हो, जिसमें ये यही बोल गए कि पिछली 2 बार से भी बैलेट पेपर से ही निकाय में चुनाव हो रहे हैं और तब भी आपको हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बड़े खुश हो रहे थे, बैलेट पेपर से चुनाव होगा हम जीतेंगे, बैलेट पेपर से चुनाव होगा हम जीतेंगे। ये यही बोल गया कि पहले भी बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहा था, तुम तब भी हार रहे थे, फिर चलो तुम्हारी ही सही। अभी पंकज जी ने एक उदाहरण दिया था। दूसरी बात पर मैं आती हूँ, पुष्पेंद्र जी आपका सवाल ले लेती हूँ, इनके बातों का जवाब दे दूं। आपने बिल्कुल सही कहा पुष्पेंद्र जी, हैट्स ऑफ टू यू, कि आप नारायण दत्त तिवारी जी का ही नाम लेते कि हरीश रावत जी ने क्या किया। हरीश रावत जी ने कभी कुछ नहीं किया। हरीश रावत जी वो है जो सबसे ज्यादा हार का रिकॉर्ड तोड़ने वाले व्यक्ति अगर कोई है तो वो हरीश रावत है, और उनका नाम हार का न रखे, हार का रख देना चाहिए, क्योंकि उनकी मुख्यमंत्री जगह की सीटों से हारने का वो है, तो वो हारों में भी नहीं। ठीक है, देखिए हार जीत तो होती चलती रहती है। अगर हार जीत नहीं होगी राजनीति में तो फिर आगे बढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन अभी एक बात कही थी हनी पाठक जी, अभी एक बात कही थी पंकज जी ने कि कोई किसी गांव का नाम बताया था अभी पंकज जी ने, रायपुर के पास कोई गांव है, वहां पर चुनाव का बहिष्कार किया गया, 10-5 लोगों को ले जाया गया। हमारी दानी सरकार ने मानस खंड माया मिशन लागू किया, तो इससे भी रोजगार में कमी आती है।
और मैं बार कहूंगी पुष्पेंद्र जी, जब सनातन संस्कृति की बात आती है, जब गायत्री मंत्र की बात आती है, तो निश्चित रूप से इस तरीके के कालनेमी उभर कर सामने आते हैं। ठीक है, अब सवाल सुन लीजिए, समय कम है पाठक जी, समय कम है, सवाल सुन लीजिए। अभी पंकज जी ने एक उदाहरण दिया था कि कोई रायपुर के पास केसरवाला गांव करके बताया था, वहां पर शायद लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया, कुछ कह रहे थे वहाँ पे लोकसभा के चुनाव का बहिष्कार किया पहले उन्होंने, और अभी फिर उन्होंने कोई एविडेंस हो तो दिखाओ ना, ज्यादा खुशी वाली बातें ना किया करो। एविडेंस बातें करी जाती है तो तथ्यात्मक बातें आप ये मत बोले कि आप एक प्रसिद्ध न्यूज चैनल, आपको मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, स्वीकार करिए चैलेंज। नहीं हनी पाठक जी चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, एक बार देख लीजिए। कल आप किसी भी समय 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कहीं भी केसरवाला में आ जाइए, वहीं बैठा मिलूंगा आपको। और अगर मेरी बात गलत हुई तो मैं अपने सारे पदों से इस्तीफा दे दूंगा। क्या बात कर रहे हैं आप? हनी पाठक जी साफ तौर पर चैलेंज दिया है कि अगर इन्होंने जो बोला है वो बात झूठी हुई तो ये अपने सभी पदों से इस्तीफा दे देंगे। क्या बात कर रहे हैं? हम झूठ की राजनीति नहीं करते हैं, ये झूठ का ठेका आपने उठा रखा है। केसरवाला एक गाँव है, वहाँ के देखिए आप। डिबेट बढ़ जाएगी, चलिए आप एविडेंस दीजिए, एविडेंस दीजिए आप। एविडेंस मैं देने को तैयार हूँ, आप बताइए एविडेंस। 10 वोट पड़े मुझसे, बड़ी मुश्किल से 10 वोट पूरे लोकसभा के चुनाव, पूरे निकाय चुनाव में ना, पूरे निकाय चुनाव में। नहीं चलिए ठीक है, एविडेंस दे दो। ठीक है, ठीक है, बाकी आप पंकज जी मुझे जरूर भेज देना जो भी है, भाजपा कार्यालय में पहुंचाऊंगा। हाँ आप मुझे जरूर भेज देना, और समय की भी ठीक है, कल पहुंचाऊंगा मैं। ठीक है, समय की भी कमी है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में अब डेमोग्राफी को लेकर सियासत तेज हो गई है और कई तरीके की बातें भी फिलहाल निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो निशाना साधा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि जो काम बीजेपी ने किए वो धरातल तक देखे ही नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि अब धर्मांतरण कानून को और भी ज्यादा सख्त किया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।